हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से रिलेटेड। और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही बनाए गए हैं, लाइन बाय लाइन। अगर आप एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। स्ट्रिक्टली दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और उसके 4 ऑप्शंस हैं। उसमें ऑप्शन ए है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है, लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइजेस। तीसरा ऑप्शन है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। और चौथा ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन है, लाइफ स्पैन्स ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑकर बिटवीन फ्यू डेज टू फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरीली कोरिलेटेड विथ देयर साइजेस, ये गलत है। ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म साइज में छोटे हों लेकिन उनका लाइफ स्पान ज़्यादा हो, कुछ ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े हों लेकिन उनका लाइफ स्पान कम हो। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट साइज में बड़ा है, पैरट साइज में छोटा है, पैरट का लाइफ स्पान लगभग 140 ईयर्स तक होता है, एलिफेंट का लाइफ स्पान जो है वो 60 से 90 ईयर्स तक होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी सही होगा, यानी यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, वो जो 4 ऑप्शंस हैं वो हैं, द लाइफ स्पान of crows and parrots do not show a wide difference as their sizes are not very different. दूसरा ऑप्शन है, लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is the period from its birth to its death due to any reason. तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है, लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। जबकि डी ऑप्शन है, अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू अ पीपल ट्री। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मैंगो ट्री का लाइफ स्पान पीपल ट्री के लाइफ स्पान की तुलना में बहुत कम होता है। हालांकि दोनों ट्री की साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होती है। पीपल ट्री थोड़ा सा ही बड़ा होता है मैंगो ट्री के रिस्पेक्ट में। बाकी तीनों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको गलतियां मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पलीफाई कर दूं, ऑप्शन सी क्या है, लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। मतलब ये कि लाइफ स्पान किसी ऑर्गेनिज्म का जो है वो कम से कम जो है वो कुछ दिनों का होता है, या नहीं तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ईयर्स तक का होता है। यानी कि बीच में कोई 100 ईयर्स या 200 ईयर्स तक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान नहीं होता है, वो इस स्टेटमेंट का मतलब है। यहाँ पर फ्यू ईयर्स टू एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन और है, यानी और का मतलब है या तो ऑर्गेनिज्म कुछ दिनों तक जीवित रहता है या तो फिर हजारों सालों तक जीवित रहता है, यानी बीच में जो समय है उस ड्यूरेशन तक ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रहता। तो ये गलत हो गया। और जो बी ऑप्शन है वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ होना चाहिए, जबकि यहाँ हमने ऑप्शन में डेथ ड्यू टू एनी रीजन कर दिया है। तो हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पान पूरा करने से पहले ही वो किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यहाँ लाइफ स्पान के डेफिनेशन में है कि इट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ होना चाहिए। और जो पहला ऑप्शन है वो इसलिए गलत है क्योंकि क्रो और पैरट दोनों के लाइफ स्पान में काफ़ी डिफरेंस होता है, जबकि इस ऑप्शन में लिखा गया डू नॉट शो अ वाइड डिफरेंस। तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान। यहाँ जो 4 एनिमल्स और प्लांट्स का नाम दिया गया, ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, एलिफेंट ऑप्शन ए में है,
पैरेट ऑप्शन बी में है, बेनियन ट्री ऑप्शन सी में है और टॉर्टोइज ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बेनियन ट्री जो है उसका लाइफ स्पान सबसे ज़्यादा होगा। आपको जो हमने इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर दिया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में उसमें पूरी डिटेल हमने सबके बारे में आपको बताया है। तो अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या उसका उत्तर, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को दोबारा आप एक बार सुन लें, तो उससे फिर ये क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पान। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में यहाँ पर चार चार ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्रो का लाइफ स्पॉन सबसे कम होता है, उसके बाद काऊ का होता है, उसके बाद क्रोकोडाइल का होता है, उसके बाद पैरट का होता है। क्रो का वही 15 साल के आसपास, काऊ का जो है वो 20-25 साल के आसपास होता है, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान लगभग 60 साल और पैरट जो है आपको पता है 140 साल होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 पर आते हैं। या ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछा जा रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लाइफ स्पान ऑफ क्रोकोडाइल इज मोर देन दैट ऑफ हॉर्स, लाइफ स्पान ऑफ फ्रूट फ्लाई इज लेस देन दैट ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ स्पान ऑफ बनाना ट्री इज लेस देन दैट ऑफ रोज प्लांट, और फिर चौथा ऑप्शन है लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट इज लेस देन दैट ऑफ टॉर्टवाइज। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, केवल एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज डी, लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट इज लेस देन दैट ऑफ टॉर्टवाइज। कछुए का लाइफ स्पान हाथी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, 150 साल लगभग होता है कछुए का लाइफ स्पान, और हाथी जो है 60 से 90 साल तक जीवित रहता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है वो फैक्ट्स है। उसमें पूछा गया है कि जो लाइफ स्पान ऑफ रोज प्लांट क्या होगा, तो उसका आंसर होगा ए 5 to 7 ईयर्स, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। उसके बाद हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव मिनिमम डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पान। यानी आपको जो गिवन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफ स्पान को ध्यान रखना है और उनको फिर माइनस कर देना है, यानी कि अंतर लाइफ स्पान का पूछा गया है। तो क्रो और काऊ के लाइफ स्पान को अगर आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आएगा। बनियन ट्री और रोज प्लांट के लाइफ स्पान को अगर आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा। सिर्फ राइस प्लांट और फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पान होगा इसको अगर आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस सबसे कम आएगा, यानी राइस प्लांट 3 to 4 मंथ तक ही जीवित रहता है, जबकि फ्रूट फ्लाई 1 मंथ तक जीवित रहता है। तो लगभग डिफरेंस सबसे कम आया। पैरट और टॉर्टवाइज के लाइफ स्पान में भी डिफरेंस ज़्यादा आएगा। पैरट जो है और टॉर्टवाइज, तो इनके लाइफ स्पान में भी डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, तो लगभग 10 साल का डिफरेंस मिलेगा। अब इसके बाद तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक चित्र दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन से फेमस पर्सनालिटी का चित्र है, इंडिया के हैं ये और ये फेमस और बॉटनी के फील्ड में फेमस है। तो ये यूनिट 6 का फेस है, पहले ही जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, तो इनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 8th का डी। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, यानी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में कौन सा इसमें पॉइंट ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ही वर्कड ऑन टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन एंड इंट्रावेरियन फर्टिलाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है ही एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ही पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। और डी यानी चौथा ऑप्शन है ही वर्कड ऑन टिश्यू कल्चर एंड एस्टेब्लिश्ड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इट। तो ये अगर चार ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको पहला ऑप्शन गलत मिलेगा, क्योंकि इसमें जो गलतियां कर दी गई हैं वो ये है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन होगा और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ही वर्कड ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, ये प्लांट के रिस्पेक्ट में है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। तो याद रखेंगे ये एनिमल के रिस्पेक्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन नहीं है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन प्लांट के रिस्पेक्ट में है। तो ही वर्कड ऑन सही आंसर होना चाहिए, इस ऑप्शन का सही मीनिंग होना चाहिए ही वर्कड ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। तो इसलिए चूंकि ये हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन और एंड इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन लिख दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो 9th का ए हो गया। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में सही है। तो इनके तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं,
He was born in 1904 in Jaipur, Rajasthan and died in 1964. दूसरा था ऑप्शन, he was inspired by Dr. W. Gion, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially embryology. He was in leading role in bringing out the very first textbook of biology for high school published by NCERT. और डी ऑप्शन है, ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो ये चार ऑप्शंस में से सही सिर्फ डी ऑप्शन है, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। पहले में इनका डेथ ईयर गलत लिखा गया है, 1966 होना चाहिए, जबकि बी ऑप्शन में गलत है, उनका इंटरेस्ट जो स्पेशली डेवलप हुआ था मॉर्फोलॉजी में, ऑल्दो ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया, लेकिन इनका जो स्टूडेंट जो लाइफ था उसमें इनका इंटरेस्ट मॉर्फोलॉजी में डेवलप्ड हुआ था, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है साफ साफ। और उसके बाद जो सी ऑप्शन है वो उसमें गलती हो गई है, उन्होंने जो पहली किताब छपवाने में मदद की, पहली किताब पब्लिश करवाने में मदद की, वो थी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, क्लास 11th-12th के लिए, जबकि इसमें हाई स्कूल लिखा गया है, यानी हाई स्कूल की पहली किताब जो एनसीईआरटी ने पब्लिश की थी वो उसमें इनकी भूमिका थी। हाई स्कूल की किताब एनसीईआरटी बुक बहुत पहले से ही पब्लिश कर रही थी, इनके आने के बाद से स्पेशली बायोलॉजी के फील्ड में खासकर 11th-12th के रिस्पेक्ट में किताबों का पब्लिकेशन शुरू किया गया एनसीईआरटी के द्वारा 1964 से ही। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 11th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सर्वाइवल एडवांटेज इज एनहांस्ड इन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। सर्वाइवल एडवांटेज इनहांस होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। उसके बाद बायोलॉजी इन इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है, यानी यहाँ पर बायोलॉजी जो है वो पृथ्वी के लाइफ की कहानी नहीं है बल्कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। और उसके बाद सी ऑप्शन है, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव देयर प्रोजिनी बाय ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स, तो बिल्कुल सही बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे पैदा करते हैं या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एट अ टाइम, तो ये और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, द सिस्ट वॉल अराउंड अमीबा इज, अमीबा में एडवर्स कंडीशन में अमीबा अपने चारों ओर एक सिस्ट वॉल बनाता है और उसमें 3 लेयर्स होते हैं, तो आपको याद कर लेना होगा, तो सिंगल लेयर, डबल लेयर, 3 लेयर्ड, वेरियसली लेयर्ड, तो अमीबा के सिस्ट वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। इसके बाद फिर 13वां क्वेश्चन है, स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटन्ड बाय नेचुरल एक्सटिंक्शन ओनली, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ओनली, सेल्फ एक्सटिंक्शन, और डी है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। तो इसका आंसर होगा दोनों ही तरीके से स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का खतरा बना रहता है, या तो नेचुरल तरीके से या मानव जनित तरीके से, तो मानव जनित को ही एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, तो इसलिए आंसर होगा डी, 13th का डी। अब आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर ये ऑप्शन है, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज अ सर्टेनिटी, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस with which individual organisms can survive for long। सी ऑप्शन है, each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offsprings, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन यानी जो ये ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज अ सर्टेनिटी। यहाँ पर यूनिसेलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नहीं, उनकी डेथ नेचुरल डेथ नहीं होती है, तो वो इमोर्टल होते हैं, वो एक्सेप्शन है इस चीज़ के, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ एवरी इंडिविजुअल लिख दिया गया। उसके बाद बी ऑप्शन जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विथ विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। नहीं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स तो मर ही जाएंगे अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करके, वो कहाँ लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे, वो बस रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म थोड़ी लंबा सर्वाइव करेगा, वो तो अपनी लाइफ स्पान पूरा करके मर जाएगा। यहाँ स्पीशीज होना चाहिए, स्पीशीज जो होगी वो तो कई जनरेशन से चली आ रही है अर्थ पर, तो इंडिविजुअल बच्चे पैदा किया, वो इंडिविजुअल मर गया, लेकिन उसके बच्चे फिर बड़े हुए, उन्होंने फिर रिप्रोडक्शन किया, उन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, फिर वो मर गए बड़े होकर के, तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता
आता है, तो रिप्रोडक्शन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं लंबे समय तक जीवित रहेगा, बल्कि वो स्पीशीज की एग्जिस्टेंस धरती पर लंबे समय तक रहेगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जगह पर स्पीशीज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। तो 14th का यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। उसके बाद 15th जो क्वेश्चन है वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, दिस इज ट्रू इन द सेंस दैट, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं, वो किस सेंस में सही है? तो उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, they cannot be killed by adverse environment, they do not show natural death, they keep on converting themselves into different forms। इसका सीधा आंसर है सी, they do not show natural death। तभी तो वो इमोर्टल हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, तभी तो उनको इमोर्टल कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पान, तो हर ऑर्गेनिज्म जो 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 कि अपने लाइफ टाइम में कई बार बच्चे पैदा करता है, तो पूरे जीवन काल तक बच्चे पैदा करते रहता है। तो इसके वजह से कोई ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं कहा जाएगा कि वो पूरे जीवन भर जो है वो बच्चे पैदा कर रहा है। अरे वो खुद तो मर ही जा रहा है, भले बच्चे पैदा कर रहा हो। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी डेथ नहीं होती है, नेचुरल डेथ उनकी नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो एडवर्स कंडीशन में किल नहीं होते, एडवर्स कंडीशन में तो मर ही जाएंगे। तो उनकी अननेचुरल डेथ तो होती ही है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्योंकि जब वो ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना लेते हैं, या अपने डॉटर्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, उनके साइटोप्लाज्म, उनके अंदर का सेलुलर कंटेंट वो सारा अपने डॉटर्स में बांट देते हैं। तो उनका कोई चीज समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो कंटिन्यू हो जाते हैं अपने डॉटर्स के फॉर्म में। तो इस 15th का सी आंसर होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 16th है वाई देयर इज नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो अभी जस्ट हमने इसका उत्तर दे दिया है आपको, इसका ऑप्शन ए होगा, दे डिवाइड एंड कंटिन्यू टू लिव एज डॉटर सेल्स। तो 16 का ए होगा। बाकी तीनों ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, ये भी गलत है। दे हैव ऑलमोस्ट पैसिव दे आर ऑलमोस्ट पैसिव एंड लिव विथ लीस्ट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। दे प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स दैट स्टॉप देयर एजिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। तो 16 का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आता है 17th क्वेश्चन, vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years due to, इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन। तो आप देखेंगे कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन दिया है, स्पेशिएशन दिया है, म्यूटेशन दिया है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज इन जीन। तो जब जीन में चेंज होगा तो वेरिएशन आएगा, तो नई नई स्पीशीज बनेंगी, और नए स्पीशीज बनने को स्पेशिएशन बोलते हैं। और मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में बहुत 2-3 तरह के वेरिएशंस हैं, तो नेचर एक पर्टिकुलर वेरिएशन को सेलेक्ट करेगा, तो उससे भी आगे चल के नई स्पीशीज बनती हैं। तो ये ए बी सी, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये धरती पर डिफरेंट स्पीशीज के बनने का रीजन है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर ड्यू टू, यानी इतने सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज धरती पर लंबे समय से क्यों एग्जिस्ट हो रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा कि स्पीशीज चेंज क्यों हो जा रही है, वो ये पूछ रहा है कि एक स्पीशीज है तो लंबे समय तक क्यों है। तो वो रिप्रोडक्शन के कारण है। तो इसका 17th का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शन है ए है क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एंड कॉजेज इट्स इनहेरिटेंस, इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और सी ऑप्शन है प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट्स। तो बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन के वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी होता है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट भी होता है। दूसरा है कि रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीशीज अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करती हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और तीसरा ऑप्शन है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो पेरेंट के सिमिलर होते हैं। अब यहाँ जो सिमिलर कहा गया वो एग्जैक्ट सिमिलर या जेनेटिकली सिमिलर या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ये नहीं बोला गया है। तो सिमिलर का मतलब ये है कि अब जाहिर सी बात है इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, इंसान का बच्चा बंदर तो नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिमिलरिटी का सेंस है यहाँ एनसीईआरटी बुक में। तो ध्यान रखेंगे कि 18th का डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 4 ऑप्शन है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिज्म शो साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, ये भी सही है। देयर इज लेस डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ये बिल्कुल गलत है।
बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो वेरी आवर अर्थ इज रिच इन डाइवर्सिटी, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो होगा वो मोर डाइवर्सिटी दिखाता है, तो ये लेस डाइवर्सिटी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और डी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन इज नॉट शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये भी सही है कि रिप्रोडक्शन जो है नॉन लिविंग थिंग्स नहीं दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल फिजियोलॉजी, हैबिटेट ओनली, लाइफ स्पान, बोथ इंटरनल फिजियोलॉजी एंड हैबिटेट। ये बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, क्योंकि पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ये ऑर्गेनिज्म के किस बात पर डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे मैकेनिज्म, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के अंदर की फिजियोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिज्म किस तरह के एनवायरमेंट में रह रहा है, ठीक है ना, हैबिटेट उसका क्या है, लैंड पर है कि पानी में है, तो इस हिसाब से उसको उस तरह से मैकेनिज्म अपने डेवलप करने पड़ेंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान से कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान से वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, asexual एंड सेक्सुअल इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पार्टिसिपेटिंग। ये आपको पता है कि अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये जो है रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करने का सबसे बेसिक पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेटिंग 21 का ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। हैबिटेट के आधार पर हम रिप्रोडक्शन को नहीं क्लासिफाई करते, लाइफ स्पान के आधार पर नहीं करते, मॉर्फोलॉजी के आधार पर नहीं करते, बिल्कुल ही कोई रिलेशन नहीं है इसका क्लासिफिकेशन से रिप्रोडक्शन का। अब क्वेश्चन नंबर 22 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट, यानी इसमें सभी ट्रू हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन एक जो है वो ट्रू नहीं है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर। ये बिल्कुल सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। गैमीट्स आर नेवर फॉर्म्ड, यहाँ ध्यान रखिएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट दोनों पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाला ऑर्गेनिज्म गैमीट बना भी सकते हैं, गैमीट नहीं भी बनाते हैं, तो ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो हमने लिख दिया कि गैमीट्स आर नेवर फॉर्म्ड, तो ये गलत हो जाएगा, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में आपको मिलेगा, तो इसका बी ऑप्शन हो गया, ये इनकरेक्ट है। बाकी सी ऑप्शन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, ये भी सही है। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, ये भी सही है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं, सिर्फ बी जो बी वाली प्रॉपर्टी है इसमें नेवर लिख देने से ये गलत हो गया है, तो 22 का बी। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है क्लोन्स आर इंडिविजुअल्स दैट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बट जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट। तो यहाँ सीधा है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा। क्लोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें इंडिविजुअल्स जिनमें जिनमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन होगा। 24 का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड फंजाई, एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस, हायर एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में नहीं देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में देखा जाता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, जैसे सीलेंट्रेट्स हैं, पोरीफेरंस हैं। प्लांट और फंजाई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, तो इस गिवन जो चार ऑप्शंस हैं इसमें डी ऑप्शंस जो है वो सही होगा, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन नहीं होता है। इसके बाद 25वां सवाल है सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, प्लांट एंड फंजाई, ऑल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए ऑप्शन सही होगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन जब होता है तो ये भी कहा जाता है कि उनमें रिप्रोडक्शन हो गया, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा इसका आंसर होगा क्योंकि इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसके बाद 26वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली पेरेंट्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो asexual reproduction, only
ओनली प्लांट्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये गलत हो गया। ये एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। प्लांट्स तो कोई भी हो, हायर प्लांट हो, लोअर प्लांट हो, वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया और यही पूछा है कि कौन सा गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। इन डाइएटम सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन फंजाई, ये भी सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेटमेंट है, इन बैक्टीरिया पैरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ये भी सही है। बाइनरी फिशन दिखाते हैं बैक्टीरिया, तो ये भी सही है। अब इसके बाद 27वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is not the common mode of asexual reproduction? Fission, parthenogenesis, budding, formation of special reproductive structures। देखिए asexual reproduction जो है वो fission से भी होता है, बडिंग से भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से भी होता है। पार्थेनोजेनेसिस में गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, सिनगैमी नहीं होती है और एग से ही सीधे एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जब गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ तो इसको हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन मॉड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन मॉड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कहीं भी जब टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक में डिस्कस किया गया है तो पार्थेनोजेनेसिस को उसमें कॉमन मॉड में नहीं दिखाया गया है। तो वहां कॉमन मॉड में फिशन दिखेगा, बडिंग दिखेगा, फ्रेगमेंटेशन दिखेगा और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में भी लिखा मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, स्पेशल asexual reproductive structures are formed during budding, fragmentation, fission, gametogenesis। देखिए यहाँ बडिंग होगा क्योंकि बडिंग में बर्ड्स बनते हैं और बर्ड्स स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। बाकी फ्रेगमेंटेशन में बॉडी ही कई टुकड़े में टूट जाती है तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिशन में एक सेल दो सेल में बढ़ जाती है या कई सेल में बढ़ जाती है तो उससे कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनता है। गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पर 28 का ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 29 क्वेश्चन देखिए, रिप्रोडक्शन इन अमीबा ऑकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन। देखिए अमीबा में रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन से होता है और फ्रेगमेंटेशन अमीबा नहीं दिखाता, बडिंग नहीं दिखाता और जेम्यूल फॉर्मेशन नहीं दिखाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर्ट्स। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर जो होते हैं वो बाइनरी फिशन दिखाते हैं, कुछ मल्टीपल फिशन भी दिखाते हैं, लेकिन ये मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ रहा है तो आंसर होगा बाइनरी फिशन। इसके बाद 31st क्वेश्चन है, बाइनरी फिशन इज नॉट शोन बाय। बाइनरी फिशन कौन नहीं दिखाता? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, डायनोफ्लेजलेट्स, बैक्टीरिया। देखिए साहब ये चारों ही इंडिविजुअल्स जो हैं, चारों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इसमें पैरामीशियम, डायनोफ्लेजलेट्स और बैक्टीरिया ये बाइनरी फिशन बड़ा कॉमनली दिखाते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं वो जू स्पोर फॉर्मेशन, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। तो क्लेमाइडोमोनास में यूजुअली बाइनरी फिशन आपको नहीं दिखता है। कभी कभी कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज मल्टीपल फिशन दिखाते हैं, लेकिन बाइनरी फिशन क्लेमाइडोमोनास कभी नहीं दिखाता। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। उसके 32nd क्वेश्चन है, a mode of reproduction in which a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult is called budding, fragmentation, cytokinesis और बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन का डिफिनीशन है। तो एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो हाफ्स बनाती है और हर हाफ से एक नया एडल्ट बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है, तो उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। तो इसलिए 32nd क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अब 33rd क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर दो कॉलम्स दिए गए हैं और आपको एक कॉलम से मैच करना है दूसरे कॉलम से। अब ईस्ट है, ईस्ट कोनिडिया बनाता है तो ये गलत मैच है, तो यही पूछा है विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो पहले ही गलत हो गया ऑप्शन। यूग्लिना बाइनरी फिशन दिखाता है, बिल्कुल सही। अमीबा मल्टीपल फिशन दिखाता है, ये भी सही है। अमीबा बाइनरी फिशन भी दिखाता है, मल्टीपल भी दिखाता है, दोनों ही सही है। और स्पंज जो है फ्रेगमेंटेशन दिखाता है, स्पंज बडिंग भी दिखाता है, तो फिर स्पंज वाला ऑप्शन भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है। इसके बाद 34th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज unable in creation of new variants। ये जो है
ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें करेक्ट कौन है, तो पहला भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एबल टू क्रिएट न्यू वेरिएंट्स। तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से नए वेरिएंट्स बनते हैं, जबकि इस अल्टरनेट में लिखा गया अनेबल इन क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लीव्स इट प्रोजीनी बाय ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। तो ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लीव्स इट्स प्रोजीनी बाय ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स, मतलब इन्होंने कहा कि ईच प्रत्येक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ सेक्सुअल मीन से अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। जनरल स्टेटमेंट अगर लिखता कि मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स लीव देयर प्रोजीनी बाय ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मीन, तो सही हो सकता था, लेकिन सब ईच एम्फेसाइज कर दिया कि सभी ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लीव इट्स प्रोजीनी बाय ए सेक्सुअल सेक्सुअल मीन, तो ये गलत हो गया। रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विथ विच स्पीशीज कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग, तो ये सी ऑप्शन सही है। पूछा गया है कि इस चारों में से कौन से ऑप्शन गलत है, तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही गलत है 34th क्वेश्चन का, यानी डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 35th क्वेश्चन पर आइए। द इंसिस्टेड अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन। अमीबा जब अपने चारों ओर सिस्ट वॉल बना लेता है एडवर्स कंडीशन के कारण, अनफेवरेबल कंडीशन के कारण, तो उस सिस्ट के अंदर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा मल्टीपल फिशन दिखाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंसिस्टेड अमीबा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गलत है। 35 का बी होगा। 36 का स्पोरुलेशन इन अमीबा रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ pseudopodospore, cyst, zoospore, resistant spores। स्पोरुलेशन इन अमीबा रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ pseudopodospores होगा। यहाँ पर जब एडवर्स कंडीशन आने वाला होता है उसके ठीक पहले अमीबा जो है वो अपने चारों ओर सिस्ट वॉल बना लेता है, अपना स्यूडोपोडिया को पहले विड्रॉ करके रिमूव अपना स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, फिर अपने चारों सिस्ट वॉल बना लेता है 3 लेयर्ड, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस जो अमीबा है उस सिस्ट के अंदर, इंसिस्टेड अमीबा जिसको कहा जाता है, वो मल्टीपल फिशन से डिवाइड करके बहुत सारे छोटे डॉटर अमीबा बनाता है जिनको स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। फिर वो सिस्ट को फाड़ करके सिस्ट रप्चर कर जाता है प्रेशर से, और वो फिर स्यूडोपोडियोस्पोर्स बाहर चले आते हैं। ये पूरा प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा जाता है। तो ये 36 का ए ऑप्शन होगा। ये एक्चुअली एनसीईआरटी की जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो अमीबा में जो मल्टीपल फिशन है या उसमें जो सिस्ट का फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर जगह पर नहीं मिलेगा, बल्कि सप्लीमेंट्री जो पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक समय समय पर देती रहती है उसमें अलग से एक्स्ट्रा आपको मिलेगा पॉइंट फ्रेगमेंटेशन के बारे में और सिस्ट फॉर्मेशन के बारे में। तो 36 का ए हो गया। फिर 37 पर आइए। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा शो मल्टीपल फिशन, secrete cyst around itself and then withdraw its pseudopodia, liberates spores in surrounding medium, none of these। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो क्या होता है अमीबा में, तो आप देखेंगे यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, यानी जो हम यहाँ तीन ऑप्शंस दिए गए हैं वो तीनों ही गलत हैं। तो आप देखें क्यों गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया शो मल्टीपल फिशन, देखिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कोई भी डिवीजन नहीं होगा। ये जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तब फिर सिस्ट के अंदर जो अमीबा है इंसिस्टेड अमीबा वो मल्टीपल फिशन करेगा, बट ये जब तक कंडीशन अनफेवरेबल रहेगा तब थोड़ी ना मल्टीपल फिशन दिखाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सीक्रेट सिस्ट, ये बात सही है, सिस्ट बनाएगा अराउंड इटसेल्फ एंड देन विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, ये गलत हो गया। यहाँ पहले अमीबा अपनी स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा फिर तब सिस्ट बनाएगा। यहाँ क्या लिखा है, इट सीक्रेट सिस्ट अराउंड इटसेल्फ एंड देन विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, तो ये गलत हो गया। और लिबरेट्स स्पोर इन सराउंडिंग मीडियम, तो अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर थोड़ी ना छोड़ता है, वो तो पहले डॉर्मेंट हो जाएगा, पहले वो अपने चारों ओर सिस्ट वॉल बना लेगा, तो कहां से स्पोर बनाने लेगा अनफेवरेबल कंडीशन में। तो इसलिए आंसर इसका डी होगा, 37 का डी। इसके बाद 38th क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्यूडोपोडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंसिस्टेड अमीबा। तो एक इंसिस्टेड अमीबा में बहुत सारे स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं, तो इसका आंसर मेनी होगा। 38 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 39th क्वेश्चन पर आइए। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा शोज ए एंड आफ्टर रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन इट शोज बी, सो ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, तो इसमें ए हो गया इंसिस्टेशन और बी हो गया स्पोरुलेशन, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो अमीबा अपने चारों ओर सिस्ट बनाएगा, उसको इंसिस्टेशन कहेंगे, और जब
फेवरेबल कंडीशन वापस लौट आएगा तो सिस्ट के अंदर जो अमीबा है वो स्पोर बना, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बना देगा, उसको स्पोरुलेशन कहेंगे। तो ए इज इंसिस्टेशन एंड बी इज स्पोरुलेशन। तो 39th का बी हो गया। 40th क्वेश्चन पर आइए। 40th क्वेश्चन में आएगा स्यूडोपोडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, इसके चार ऑप्शंस हैं, बडिंग है, मल्टीपल फिशन है, बाइनरी फिशन है और फ्रेगमेंटेशन है। तो स्यूडोपोडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई स्यूडोपोडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीपल फिशन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो मल्टीपल फिशन होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। ये मल्टीपल फिशन से स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आप देखेंगे yeast reproduce asexually by forming, yeast reproduce asexually by forming ascospores, buds, fragments, gemmules। तो आपको मालूम है ईस्ट में बडिंग होता है, तो ईस्ट जो है वो बड बनाता है। इसके बाद तो 41 का बी ऑप्शन सही हो गया। 42 का होगा कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज बडिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो ईस्ट में बडिंग जो है वो कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ ईस्ट रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ईस्ट में क्या सही नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो देखते हैं चार ऑप्शंस क्या है। ईस्ट सेल डिवाइड्स इक्वली टू प्रोड्यूस स्मॉल बर्ड्स, ये गलत है, अनइक्वली होगा। दूसरा ऑप्शन है आफ्टर फॉर्मेशन बड्स इमीडिएटली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल एंड मैच्योर्स इनटू न्यू ईस्ट सेल। यहाँ पर बड बनने के तुरंत बाद सेपरेट नहीं होते हैं, कुछ समय के बाद सेपरेट होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ इमीडिएटली लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है आफ्टर मैचुरेशन इनटू न्यू ईस्ट सेल द बड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल, यानी यहाँ पर जो बड है वो मैच्योर हो करके फिर सेपरेट होता है पेरेंट ईस्ट सेल से, ये गलत है। ईस्ट सेपरेट हो करके फिर मैच्योर होता है न्यू ईस्ट सेल में। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ गलत है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑल ऑफ दीज होगा, 43 का डी होगा। उसके बाद 44th क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान दीजिए। A mode of reproduction in which body breaks into distinct pieces and each piece grow into an adult capable of producing offspring is called, इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी बॉडी टूट जाता है कई टुकड़ों में, कई पीसेस में, और हर पीस से एक नया इंडिविजुअल बनता है। सो आंसर इज सी, 44 का सी हो जाएगा। उसके बाद 45th क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम है, आप ध्यान देंगे ये एक डायग्राम है, और इसके बाद ये जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे बडिंग प्रोसेस दिखाया जा रहा है ईस्ट में। तो सीधे सीधे 45 का डी हो गया। अब इसके बाद 46 क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ भी एक डायग्राम दिया गया है ए डी ई सी बी, और इन डायग्राम्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये एक्चुअली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अमीबा में है उसको दिखाने वाला डायग्राम है। इसको हमने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो ये अमीबा है ये ई है, और ये अमीबा जो है ई, ये फिर ये पहले अपना सीडोपोडिया रिमूव करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए सीडोपोडिया दिख रहे हैं, ये रिमूव करेगा अपना सीडोपोडिया, थोड़ा अपना विड्रॉ करेगा रिप्रोडक्शन से पहले या डॉर्मेंट स्टेज में जाने से पहले अमीबा अपना सीडोपोडिया रिमूव करता है, तो इसलिए ये रिमूव करने का मतलब विड्रॉ करता है, तो इसलिए ये इसमें सीडोपोडिया फिर नहीं दिखेंगे। तो ई के बाद डी ऑप्शन आएगा, और डी के बाद फिर अब इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। तो इसका न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा दो पार्ट में, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद फिर अब ये फिर डॉटर दो अमीबा अलग होने की कोशिश करेंगे, बाइनरी फिशन होगा, और फिर ये दोनों डॉटर सेल्स अलग हो जाएंगे। तो पहले ई डायग्राम आएगा, फिर डी डायग्राम आएगा, फिर सी डायग्राम आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा 46 का। इसके बाद फिर 47th जो क्वेश्चन है, फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, स्पंजेस, बैक्टीरिया, एनिमल विद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर स्पंज होगा। फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्पंज भी दिखाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा भी दिखाता है, तो इसका आंसर यहाँ बी होगा। हाइड्रा शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई, 48th क्वेश्चन है, फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन बोथ बी एन सी। तो यहाँ बोथ बी एन सी होगा, यानी हाइड्रा में बडिंग भी देखी जाती है, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी देखा जाता है।
तो 48th का डी होगा। 49th क्वेश्चन देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन क्लेमाइडोमोनास आर कॉल्ड, इसका आंसर जूस्पोर होगा, तो 49 का बी। 50th क्वेश्चन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन स्पंजेस आर कॉल्ड, स्पंजेस में जेम्यूल्स बनते हैं, तो 50th का ए ऑप्शन होगा। उसके बाद फिर 51st क्वेश्चन पर आते हैं, कोनिडिया आर कोनिडिया आर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन क्लेमाइडोमोनास, स्पंज, हाइड्रा, पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम इसका आंसर होगा। पेनिसिलियम फंगस है और इसमें कोनिडिया बनता है, तो 51 का डी। 52 का होगा, बर्ड्स आर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन हायर एनिमल्स, प्लांट्स, हाइड्रा, पेनिसिलियम, तो इसका आंसर हाइड्रा होगा। हाइड्रा में बर्ड एज अ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जूस 53rd क्वेश्चन है, जू स्पोर्स आर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉमनली फॉर्म्ड इन, फंजाई में भी बनते हैं, एल्गी में भी बनते हैं, ईस्ट में जूस्पोर नहीं बनता है, इसलिए फंजाई एंड एल्गी बोथ दोनों सही होगा, डी ऑप्शन से होगा 53 का। 54th क्वेश्चन देखें, जू स्पोर्स आर मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक गैमीट्स, नॉन मोटाइल एंड मैक्रोस्कोपिक स्पोर्स, नॉन मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक गैमीट्स, और फिर है मोटाइल एंड माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स। तो जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल तो होंगे, लेकिन एक गैमीट नहीं होते, ये स्पोर्स होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका डी ऑप्शन सही होगा, 54 का डी। उसके बाद 55th क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम दिया गया, उसको आपको पहचानना है। तो ये पेनिसिलियम के कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बन रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, तो ए जो है वो कोनिडिया है। उसके बाद आते हैं 56th क्वेश्चन पर, ये एक आपको चित्र दिया है, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये जेम्यूल का चित्र है स्पंज के, तो इसका 56th का सी ऑप्शन सही होगा। फिर 57th में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है, ये पेरेंट क्लेमाइडोमोनास सेल है और इसमें बहुत सारे जूस्पोर बन करके बाहर निकल रहे हैं, तो ये जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास सही होगा, 57 का सी। उसके बाद फिर 58th क्वेश्चन है, इसमें भी एक डायग्राम दिया गया है और इसमें ए और बी के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी। तो यहाँ पर देखें आप, ये हाइड्रा का डायग्राम है और इसमें ए जो है वो हाइड्रा का बड है और बी जो है वो माउथ है, तो इसका सी ऑप्शन होगा, 58 का सी। उसके बाद 59th क्वेश्चन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 ऑप्शन हैं, इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि गलत है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, कुछ अंतर होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और डी ऑप्शन है इन्वॉल्व्स जेनेटिक वेरिएशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, इनमें क्लोन्स बनते हैं। तो 59th हो गया। अब इसके बाद 60th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, it conserves parental characters in offspring, gametes may or may not be formed, offspring are called clones। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसमें 2 पेरेंट हिस्सा नहीं लेते, ऑप्शन बी भी सही है क्योंकि इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स कंजर्व रहते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चले आते हैं। ऑप्शन डी भी सही है, ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन कहते हैं, आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन इसमें गैमीट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो डिफिनीशन में ये चल जाता, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कभी भी गैमीट बनता भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि गैमीट मे और मे नॉट बी फॉर्म नहीं लिखना होगा, गैमीट इज नेवर फॉर्म्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तब यहां चल जाता, मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड। तो 60th का सी होगा। 61th का देखेंगे आप, 61st क्वेश्चन का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन term is not used and asexual reproduction term is used unambiguously, यानी यहाँ पर asexual reproduction term स्पष्ट रूप से यूज किया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वहां पर आप ऑप्शन देंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमल्स, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमल्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म आप नहीं अमूमन सुनते हैं, वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म ही स्पष्ट यूज किया जाता है। तो फिर 61 का भी एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है ये। फिर 62nd क्वेश्चन देखिए, द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, तो यहाँ आंसर प्लांट्स होंगे, यानी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म भी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। यूज करना अलग है लेकिन डिफरेंस भी होता है दोनों में। तो 62 का
डी ऑप्शन होगा। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो रनर मिंट, राइजोम जिंजर, शक्कर बनाना, ट्यूबर स्वीट पोटैटो। तो ट्यूबर स्वीट पोटैटो सही है क्योंकि ये रूट ट्यूबर होता है, स्टेम ट्यूबर होता तो पोटैटो हो जाता। शक्कर्स बनाते हैं बनाना, बनाना में राइजोम भी बनता है, ये भी सही है। जिंजर में राइजोम होता है, बिल्कुल सही है। और मिंट जो होता है वो शक्कर का एग्जाम्पल है, रनर का नहीं, रनर का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी होता है, तो इसलिए 63 का ए होगा, ऑप्शन गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। 64 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गार्लिक बल्ब बिल्कुल सही है, अगेव कॉर्म, अगेव में बल्बिल होता है, अगेव कॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है, गलत हो गया। बनाना राइजोम का एग्जाम्पल है, पोटैटो में आइस पाए जाते हैं, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा, 64 का बी, ये करेक्टली मैच नहीं है। उसके बाद 65 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ बिल्कुल सही है, लीफ बड ब्राफिलम में होता है, बिल्कुल सही है। ट्यूबर अनियन, अनियन में ट्यूबर नहीं होता, अनियन में बल्ब होता है, तो ट्यूबर या तो पोटैटो में होगा, स्टेम ट्यूबर है, अगर या तो डहलिया में होगा, स्वीट पोटैटो में होगा, रूट ट्यूबर, तो यहाँ ट्यूबर अनियन गलत हो गया। बल्ब भी लगे हुए में होता है, बिल्कुल सही, तो 65 का सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर यही करेक्टली मैच नहीं है। उसके बाद 66 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ 4 मॉडिफाइड स्टेम दिए गए हैं और इनके बारे में पूछ रहा है, वेस्टेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं और ये किन प्लांट्स में बनते हैं, तो ए ऑप्शन है ये ब्राफिल्ला में बनता है, इसकी पत्ती पर आप देख रहे हैं पत्ती से वेस्टेटिव प्रोपेगेशन करता है। बी ऑप्शन राइजोम है, ये जिंजर में देखा जाता है। सी ऑप्शन जो है वो ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर है, पोटैटो में देखा जाता है। और डी ऑप्शन जो है वो ऑफसेट है, ये वाटर हेसिंथ में देखा जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा, ब्राफिलम ए, जिंजर बी, पोटैटो सी और वाटर हेसिंथ डी, तो 66 का ए हो गया। अब 67 पर आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल एंड मेंशन द प्लांट इन विच इट इज सीन, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बल्बिल का चित्र है और ये एगेव में देखा जाता है, तो इसलिए 67 का डी हो गया। 68 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पिक्चर गिवन बिलो, तो आप देखें कि ये राइजोम का पिक्चर है और इसमें 3 लेबलिंग है, ए बी एंड सी, इन्हीं के बारे में सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है इट इज द राइजोम दैट इज मॉडिफाइड रूट, तो यही गलत हो गया, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन दिया है ए इज द एडवांटेशियस बड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट, यानी ए जो है ये एनसीईआरटी बुक में बड लिखा है लेकिन हमने यहाँ एडवांटेशियस बड कर दिया है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये एक्सिलरी बड का एग्जाम्पल है। एडवांटेशियस बड जो होते हैं वो रूट पर होते हैं, ट्रंक पर होते हैं, मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पत्तियां नहीं निकलती, लीफ के एक्सिल में नहीं होती, ये बड जो है वो लीफ के एक्सिल में होता है, यहाँ स्केल लीफ हो सकती हैं या कोई लीफ यहाँ से निकल के जमीन के ऊपर चली गई है वहाँ हो सकती हैं, तो इसलिए ए जो है वो साफ साफ बात है, एडवांटेशियस बड नहीं है, यहाँ बड अगर होता तो सही होता लेकिन एडवांटेशियस लिखने से गलत हो गया। सी ऑप्शन है, सी इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर न्यू प्लांटलेट अराइज, यानी सी जो है ये नोड्स हैं और नोड से ही न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं, यही बड आता है और यही न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं, तो इस एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि नोड्स जो होते हैं वो साइट होते हैं जहां से न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, उसमें लिखा है बी इज द फाइब्रस रूट थ्रू विच प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर, यानी बी जो है वो फाइब्रस रूट लिखा है, फाइब्रस रूट रेडिकल से डेवलप करते हैं। देखिए एक चीज आपको बता दें, टैप रूट और फाइब्रस रूट ये दोनों ही रेडिकल से डेवलप करते हैं, बस टैप रूट में क्या होता है कि मेन रूट जो होता है वो मेंटेन रहता है, फाइब्रस रूट में मेन रूट जो है वो सूख जाता है और साइड जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जबकि एडवांटेशियस रूट जो होता है वो रेडिकल के अलावा किसी और जगह से डेवलप होता है, तो यहाँ कहीं रेडिकल है ही नहीं है, तो स्टेम के नोड से ये रूट डेवलप हो रहा है, तो ये फाइब्रस हुआ नहीं, फाइब्रस होने के लिए इसको रेडिकल से डेवलप होना पड़ेगा या टैप होने के लिए इसको रेडिकल से डेवलप होना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जो रूट होगा ये एडवांटेशियस रूट होगा, तो एनसीईआरटी बुक में एडवांटेशियस रूट लिखा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ फाइब्रस कर दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और 68th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। फिर 69th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग प्लांट एंड इट्स पार्ट मॉडिफाइड टू गेट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, डहलिया रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, सही है। बनाना लीफ बेस से नहीं करता, बनाना अंडरग्राउंड स्टेम से करता है, राइजोम से करता है, इसलिए गलत हो गया। पोटैटो स्टेम से करता है, बिल्कुल सही। ब्राफिलम लीफ मार्जिन से करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिल्कुल सही। तो यहाँ जो गलत ऑप्शन है 69 का बी
अब इसके बाद हम आते हैं 70th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पिक्चर गिवन बिलो। ये पोटैटो का पिक्चर है, ए और बी ऑप्शंस, ए और बी यहाँ पर लेबलिंग है, इनको आपको पहचानना है। तो इट इज मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड ट्यूबर, ये सही है। जबकि पूछा गलत क्या है, ए रिप्रेजेंट्स आईज विच कंटेन्स एडवांटेशियस बड। तो यहाँ पर फिर आप देखें कि आईज जो होते हैं वो नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और एडवांटेशियस बड जो होते हैं वो या तो ओल्ड ट्रंक पर पाए जाते हैं, या रूट पर पाए जाते हैं, लीफ पर पाए जाते हैं, या स्टेम नोड पर जहाँ की पत्ती स्केल लीफ होगी या ग्रीन लीफ होगी, उनके एक्सिल में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर एक्सिलरी बड होना चाहिए था, तब सही है। एडवांटेशियस बड होने के नाते ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर सी ऑप्शन है, बी रिप्रेजेंट्स जर्मिनेटिंग आई बड, ये बिल्कुल सही है। और आई ऑन ट्यूबर रिप्रेजेंट्स द नोड, ये भी सही है। तो यहाँ 70 का बी ऑप्शन गलत हो गया। एडवांटेशियस शब्द के जगह पर या तो केवल बड रहता या एक्सिलरी रहता तो सही रहता। उसके बाद फिर 71st क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पिक्चर गिवन बिलो। ये ब्राफिलम की लीफ का चित्र है, और यहाँ पर ए लेबलिंग दी गई है। तो ए रिप्रेजेंट्स एडवांटेशियस बड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्ती पर जो बड होता है वो एडवांटेशियस बड कहा जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, बड कैन डेवलप एनीवेयर ऑन लीफ, ये गलत है। ब्राफिलम की पत्ती में जो बड होता है वो लीफ के मार्जिन में जो नॉचेज होते हैं उसमें डेवलप होता है। तो ये नहीं कि लीफ जो लेमिना है लीफ के सरफेस पर भी बड डेवलप हो जाएगा। हमेशा ब्राफिलम में बड जो होगा लीफ के मार्जिन पर ही होगा, इसीलिए लिखा रहता है कि ब्राफिलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन मार्जिन ऑफ लीफ से होता है, वरना लिख देता लीफ में कहीं से भी बड बन सकता है, पूरी लीफ ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हिस्सा ले लेती। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका गलत हो गया। बाकी सी ऑप्शन है, सिंगल लीफ में गिव राइज टू मेनी प्लांटलेट्स। तो आप देख रहे हैं एक पत्ती से बहुत सारे प्लांटलेट्स निकलते दिखाई दे रहे हैं। और डी है, द गिवन पिक्चर इज लीफ ऑफ ब्राफिलम, तो ये भी सही है। तो 71 का बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद 72nd क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पिक्चर गिवन बिलो। तो ये पिक्चर जो है ये वाटर हेसिंथ का पिक्चर है, ये ध्यान रखेंगे, और ये ऑफसेट दिख रहा है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ए रिप्रेजेंट्स अ मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड स्टोलन, तो गलत हो गया, ऑफसेट का है चित्र है ये। ए इज सीन इन एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर लिली, वाटर लिली में ध्यान से देखिएगा, वाटर लिली में जो है वो राइजोम पाया जाता है। राइजोम से, कीचड़ में राइजोम होता है, पानी में तालाब में नीचे, और उससे उसका प्लांट ग्रो करता है। तो वाटर लिली में ऑफसेट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। एनसीईआरटी बुक में खैर ये वाटर हेसिंथ का जिक्र किया है, यहाँ पर वाटर लिली का तो जिक्र ही नहीं किया। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि वाटर लिली यानी निम्फिया, ये राइजोम होता है, उससे इसका प्लांट ग्रो करता है, उसमें ऑफसेट नहीं पाया जाता। उसके बाद सी है, ए एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, ये बिल्कुल सही है कि ये ऑफसेट जो है ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का काम करता है। वाटर हेसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है, तो उसमें ये जीवित ये उसको प्रोपगेट करने में मदद करेगा। फिर डी ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, ए रिप्रेजेंट्स एन ऑफसेट दैट इज फाउंड इन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स बिलो डैम सॉइल, तो ये भी गलत है। ये ऑफसेट जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट, वो फ्लोटिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया 72 का। अब 73 का देखिए, पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आप देखेंगे, रनर स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सही, कॉर्न ग्लैडियोलस में होता है बिल्कुल सही, शक्कर मिंट में होता है बिल्कुल सही, बल्ब वाटर लिली अभी अभी बताया हमने, वाटर लिली में राइजोम होता है, तो ये गलत हो गया 73 का डी। बाकी तीनों सही है, ये चौथा वाला गलत है, डी ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद 74th क्वेश्चन आप देखें 74th क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फेमस एज टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हेसिंथ को कहते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन सही होगा 74 का। 75 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज स्करेज ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी आंसर होगा वाटर हाइसिंथ, 75 का बी। उसका 76 में देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर हाइसिंथ इज, ये सबको पता होना चाहिए, 76 का डी ऑप्शन सही होगा, आइकॉर्निया क्रैसिपिस। फिर 77th क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following statement is incorrect about water hyacinth? It is one of the most invasive weed, ये सही है। It is found growing whenever there is standing water, ये भी सही है। उसके बाद है, it drains oxygen from air leading to death of fishes, सी ये गलत है, it drains oxygen from water, क्योंकि ये आइकॉर्निया जो है पानी में पाया जाता है, एयर में, हवा में, लैंड पर नहीं पाया जाता कि हवा से ऑक्सीजन लेगा, ये पानी से ऑक्सीजन लेता है। तो इसलिए ये आंसर यहाँ एयर की जगह वाटर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन गलत हो गया 77th का। और डी ऑप्शन है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये भी सही है, यानी आइकॉर्निया इंडिया में ले आया गया था, ब्रिटेन से लाया गया था, इंग्लैंड से लाया गया था इसको, अंग्रेज जब थे तो वो लेके आए थे अपने साथ इंडिया में इसको।
तो ध्यान रखेंगे 77 का सी ऑप्शन ही सही होगा। फिर 78th क्वेश्चन है, वाटर हेसिंथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल वैल्यू, गलत हो गया। ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीव्स, ये बिल्कुल सही है। रोल इन किलिंग मॉस्किटो लार्वा, गलत है। बोथ बी एंड सी, ये भी गलत है। तो इसका 78 का बी ऑप्शन होगा। अब 79 क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ वाटर हेसिंथ बिकॉज इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट, यही सही है। बहुत तेजी से ही अपनी संख्या बढ़ाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, तो इसलिए इसको आसानी से हम लोग सफ़ा रिमूव नहीं कर सकते वाटर बॉडी से। फिर उसके बाद बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इररेलेवेंट हैं, वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इनका इससे। तो 79th का ए हो गया। फिर अब आते हैं 80th क्वेश्चन पर। द एबिलिटी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स लाइक, यानी कौन कौन से प्लांट्स हैं चारों अल्टरनेट्स में, उनका एक सेट दिया गया है जिसको कि एक्सप्लॉइट करते हैं उसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रॉपर्टी को फार्मर्स और गार्डनर्स उसका कमर्शियल प्रोपगेशन करने में। तो देखिए, शुगर केन से का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मेज का नहीं होता, सनफ्लावर का नहीं होता, और अनियन का नहीं होता, डहलिया का होता है, ब्राफिलम का होता है। तो इसका मतलब कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा मेज के लिए नहीं लेता फार्मर, सनफ्लावर के लिए नहीं लेता, अनियन के लिए नहीं लेता। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में सारे प्लांट्स, पोटैटो, जिंजर, ब्राफिलम, शुगर केन, डहलिया, बनाना, ये सब एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। इन सबका कॉमर्शियल प्रोपगेशन के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा लिया जाता है। बाकी फिर अगर सी ऑप्शन देखें, यहाँ पीनट जो है उसका, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा नहीं लिया जाता। फिर वहां पर मूली में, रेडिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा नहीं लिया जाता। मक्के में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा नहीं लिया जाता, बाकी सब में लिया जाता है। डी ऑप्शन में भी आप देखेंगे, यहाँ भी राइस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा नहीं लिया जाता, राइस को बीज से ग्रो कराया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन होगा 80 का बी। 81 का देखिए क्वेश्चन क्या है, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स आर इनवेरिएबली द नोड्स इन मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, जाहिर सी बात है नोड्स जो है वो स्टेम में पाए जाते हैं, तो जो भी स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते होंगे वही आंसर सही होगा। तो स्वीट पोटैटो यहाँ रूट का मॉडिफिकेशन इसलिए गलत हो गया। डहलिया भी यहाँ रूट का मॉडिफिकेशन है इसलिए गलत हो गया। ब्रायोफिल्लम यहाँ पत्ती का इस्तेमाल करता है इसलिए उस पर भी नोड नहीं हुआ तो गलत हो गया। तो इसका आंसर पोटैटो और बनाना, ये दोनों ही, बनाना में राइजोम होता है, पोटैटो में ट्यूबर होता है, और दोनों पर ही नोड्स होते हैं, इसलिए नोड से न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं। तो 81 का डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर 82nd क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन व्हेन नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम कम्स इन कांटेक्ट विद डैम सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस, जब नोड जो होते हैं मॉडिफाइड स्टेम के, चाहे राइजोम का चाहे पोटैटो का, जब डैम सॉइल के कांटेक्ट में आता है, नमी के कांटेक्ट में आता है, तो उससे न्यू प्लांटलेट्स और रूट्स दोनों बनते हैं। फ्लावर डायरेक्ट तो बन नहीं सकता जब तक कोई प्लांट ना बने, तो इसलिए आंसर बी और सी होगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, 82 का डी ऑप्शन। फिर 83 क्वेश्चन है, एडवांटेशियस बड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स इन, जाहिर सी बात है पत्ती पर जो बड होगा एडवांटेशियस बड होगा, और पत्ती से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है ब्रायोफिल्लम, तो इसका आंसर ब्रायोफिल्लम होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है पोटैटो, बी है जिंजर, सी है ब्रायोफिल्लम, डी ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर सी होगा 83 का सी। 84th क्वेश्चन आया, organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi shift to सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, यही सही है। बाकी चारों ऑप्शंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक की लाइनिंग है कि जाहिर सी बात है कि जो एल्गी हैं, फंजाई हैं, खासकर जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूजुअली तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, लेकिन जब उनमें एडवर्स कंडीशन आने वाला होता है तो उस समय वो सेक्सुअल मोड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो इसका 84 का ए ऑप्शन होगा। फिर 85 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अगर आप चार स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल शो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। हायर प्लांट शो बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवर्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवर्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो सी ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। डी है, बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट, ये सही है। हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स में देखिए फूल आ जाता है तो समझ जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, तो आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में कौन आ जाता है तो कौन से आने से पता चल जाता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजिली सीन इन हायर प्लांट्स, तो ये भी सही है। तो 85 का सी ऑप्शन गलत हो गया, यही सही होगा आंसर। उसके बाद फिर 86 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन
पहला ऑप्शन है बिकॉज देयर विल बी लीस्ट चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं ताकि न्यू वेरिएंट्स बने, और न्यू वेरिएंट्स में से कुछ जो मजबूत वेरिएंट होंगे वो बच जाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। तो कभी भी सफाया नहीं होगा इस स्पीशीज का, ये नहीं कि सारे इंडिविजुअल मर गए और स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई उस जगह से, वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गया उस जगह से। तो ध्यान रखिएगा कि ए ऑप्शन भी सही है। और दूसरा ऑप्शन वही जो मैंने अभी भी बोला कि वेरिएशन जब आएगा तो बेटर वेरिएंट सर्वाइव करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। तो इस कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो की वजह से ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ए ऑप्शन भी सही होगा, बी ऑप्शन भी सही होगा, तो आंसर इसका डी होगा। जो यहाँ सी ऑप्शन दिया गया है गैमीट्स आर मोर रेजिस्टेंट देन स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ही गलत है। बल्कि जो स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं गैमीट्स के मुकाबले। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक का पहला पार्ट था वो डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी आपको क्वेश्चन बैंक का मिलेगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी फिर आगे आप लोग ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।